अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 6 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कोपेक आरिस से कहता है कि अब हानली बाजार हमारा है, ना अर्तुगरुल ना काई, हत्ता कि कोई भी हमसे ये नहीं छीन सकता। दोनों एक दूसरे को सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं। और आज के इस एपिसोड में इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब सब गुलामों को आज़ाद करके अपने साथ लेकर भाग रहे होते हैं। सब के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, वो कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर उन सबको साथ लेकर चले जाते हैं। और थोड़ा ही आगे मानीस अपने सिपाहियों के साथ बैठा सोना गिन रहा होता है जो इसने हानली बाजार जाते हुए काफिलों से लूटा होता है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि मैंने काई के सरदार अर्तुगरुल को देखा है। ये सुनते ही मानीस उन्हें देखने के लिए निकल जाता है। जब इसकी नज़र अर्तुगरुल साहब पर पड़ती है तो उन्हें देखकर दंग रह जाता है। अर्तुगरुल साहब तमाम गुलामों को आगे भेज रहे होते हैं तो मानीस ये देखकर कहता है कि अब हमें सही इनाम मिलेगा। कि सामने से सिमको भी अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल साहब के ताक़ुब में होता है। उसके जाते ही मानीस कहता है कि गुलाम फरोश सिमको तो अर्तुगरुल इसके हाथों में है। फिर अपने एक बंदे को कहता है कि जाओ आरिस को कबूतर के जरिए पैगाम भिजवाओ, उन्हें सब कुछ बताओ। और इधर जंगल में मुसलसल अर्तुगरुल साहब गुलामों के साथ भाग रहे होते हैं। सिमको भी अर्तुगरुल साहब के ताक़ुब में होता है। और इधर जंगल में बहादुर साहब कोपेक के पास पहुंच जाता है तो कोपेक उससे कहता है कि हमने आपके दुश्मनों का सुना है, आपने फिर से दुश्मनों की कतार छोड़ दी है। तो बहादुर कहता है कि शुक्र है अल्लाह का, अभी तक कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो मेरे शिकंजे से बच सका हो। तो कोपेक कहता है कि आला आला, इस बहादुरी पर आप इनाम के मुस्तहिक हैं। अब से आप इन्हीं जमीनों पर रहेंगे। क्या आपने असलहान खातून से बात की है? तो बहादुर कहता है कि मैंने बात की है कि मैं जिरगा बुलाना चाहता हूँ, मगर वो इसके हक में नहीं है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं उन्हें कायल कर लूंगा। तो कोपेक कहता है कि बहुत खूब, अब कुछ अहम चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। काई का सरदार दुंदार हानली बाजार बेचने वाला है, वो बाजार आप खरीदोगे। जितना सोना वो मांगेगा मैं दूंगा। इस तरह आपके सरदार बनने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मेरे इल्म में लाए बगैर कोई भी काम नहीं करेंगे। खैर बहादुर इनकी ये बातें मानकर वहां से चला जाता है। और इधर कमांडर आरिस अपने कमांडरों को नक्शा दिखाने में लगा होता है कि इन इलाकों में तुर्क कबाइल मौजूद हैं, हम सबसे पहले इन्हें फतह करेंगे। इसी दौरान एक सिपाही आकर उसको एक खत देता है तो आरिस वो खत पढ़ता है जिसमें कुछ यूं लिखा होता है, अर्तुगरुल साहब हमारे हाथों में है और वो जिंदा है। हमने अपने हमदर्दाना हाथों से उसके जख्मों का इलाज किया है। हम ये भी जानते हैं कि उसके सिपाहियों को मारने वाले आप ही हैं और हमने अभी तक अर्तुगरुल को ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। मगर हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिल सका तो सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल को इस बारे में पता चल जाएगा कि इस पर तुमने हमला किया है। कमांडर वो खत पढ़कर गुस्से में आ जाता है और झट से उस सिपाही को पकड़कर लिटा देता है और उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है कि क्या मतलब है कि अर्तुगरुल जिंदा है, मैंने उसे मारा था। तो सिपाही कहता है कि इत्मीनान रखिए जनाब, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो आरिस कहता है कि नहीं नहीं, अर्तुगरुल जिंदा है, जिसने भी ये किया है उसे फौरन तलाश करो, उसे ढूंढे बगैर नहीं आना। और इधर हानली बाजार में आर्तुग भाई के पास एक जासूस आकर उन्हें एक खत देता है और कहता है कि सरदार ने यह खत आप तक पहुंचाने का कहा है। उन्हें वो खत थमा कर वहां से चला जाता है। तो आर्तुग भाई वो खत पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि आर्तुग भाई, हमने अर्तुगरुल साहब के सोने का सुना है, हमें इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात मिली हैं। हम इन जमीनों पर साया कर रहे हैं, काई कबीले की हिफाजत करें और उसका खात्मा न होने दें। मैं जल्द ही वहाँ हूँगा, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। और अंदर सराय में कोपेक दुंदार के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हाँ दुंदार साहब, क्या आप बाजार के मामले पर मुशावरत कर पाए? तो दुंदार कहता है कि मैंने अम्मी जान और भाभी से मशवरा किया है, लेकिन वो इसको किसी भी तौर पर गवर्नर को देने के लिए तैयार नहीं। तो कोपेक कहता है कि जाहिर है मुसलमान अपना असासा एक काफिर को नहीं बेच सकता, यह मुनासिब नहीं है, लेकिन बाकी रास्ते दस्तयाब हैं। क्या तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है? तुम्हारे दूसरे भाई गुंदोगदो और सुंगुर तकीन किस लिए हैं? देखो आप यहाँ अपने भाई अर्तुगरुल के साथ थे, अब आप अकेले रह गए हैं। ये सरहदी इलाके हैं, यहाँ आप मुश्किल में होंगे, इसीलिए ये सराय बेचें और अपने कबीलों को मजबूत बनाएं। इसके अलावा मेरे पास एक खरीदार और भी है। अगर बतौर सरदार आप फैसला कर चुके हैं तो आप फिक्र ना करें। जानदार साहब का भाई बहादुर अभी अभी जंग से वापस आया है, उसके पास बहुत सारी माल गनीमत है। तो दुंदार कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मगर मेरे सरदारों को कायल करने में आपने मेरी मदद करनी होगी। तो कोपेक कहता है कि ये अब आप पर है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और इधर कराजैसर किले में एक सिपाही आकर कमांडर आरिस से कहता है कि जनाब, मानीस की तरफ से एक खत आया है, एक होलनाक खबर है। मानीस ने अर्तुगरुल साहब को देखा है, उसने अकेले नहीं बल्कि सब सिपाहियों ने देखा है। तो कमांडर कहता है कि मैंने उसे मार दिया था, ये कैसे मुमकिन है? उसने उसे कहाँ देखा है? तो सिपाही कहता है कि उसने उसे गुलाम फरोश सिमको के हाथों में देखा है। तो कमांडर आरिस कहता है कि उसे फौरन मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। उसके जाते ही आरिस कहता है कि ओ मारिया गद्दार, आरिस के साथ धोखा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
और इधर काई कबीले में दुंदार जिरगे का आगाज करता है और कहता है कि काई के मुअज़्ज़िज़ सरदारों, यकीनन आप इस बाजार की सूरत हाल से वाकिफ हैं। काफिले गुजर नहीं रहे और ताजरों ने आना छोड़ दिया है। तो सब सरदार कहते हैं कि दुंदार साहब ठीक कह रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है। तो दुंदार कहता है कि काफिलों पर हमला करने वाला डाकू बेकाबू हो गया है। जाहिर है ऐसा मजीद नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने बाजार को बेचने का फैसला किया है। ये सुनकर सब सरदार हैरान रह जाते हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ सरदारों, आप जानते हैं कि बाजार शहीदों का हक है और हमारे शहीद सरदार का विरसा भी है। इस तनाज़े पर जरा सोचिए। तो सरदार कहते हैं कि आपकी बात ठीक है। सब इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। तो उसी दौरान हलीमा कहती है कि बाजार बेचना अरतुगरुल साहब की विरासत को नीचा करना है और उनके मकसद को नजरअंदाज करना है दुंदार साहब। ये सुनकर सब सरदार इनकी बात से भी इत्तेफाक करते हैं और कहते हैं कि हुजूर, हम इस बाजार को बेचकर कहाँ जाएंगे, हमारी तो यही रोजी रोटी है। तो दुंदार कहता है कि अब हमारा यहाँ रहना जरूरी तो नहीं है, अब काई कबीले के लिए वक्त आ गया है कि एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएं। बाजार को बेचने के बाद मैं अपने भाइयों गुंदोगदो और सुंगुरतकींद की तरह वापसी जाने को मुनासिब समझता हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, हम अपनी जमीनें छोड़कर नहीं जा सकते। और इधर जंगल में सिमको अरतुगरुल साहब के सामने आ जाता है। तो अरतुगरुल साहब सब गुलामों की ढाल बन जाते हैं। तो सिमको उनसे कहता है कि आपका क्या ख्याल था कि आप मुझसे बच निकलेंगे? आप मेरे सबसे कीमती गुलाम हैं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अरतुगरुल साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया भी मेरे सामने आ जाए, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। तो सिमको अपने सिपाहियों को कहता है कि पकड़ लो इसे। तो अरतुगरुल साहब गुलामों को भागने का कहते हैं। वो नहीं जाते, मगर अरतुगरुल साहब जबरदस्ती उनको जाने का बोलते हैं और अकेले ही उनके साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला करते हैं। और इधर जिरगे में आर्तुक भाई कहते हैं कि मेरे कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारों, बाजार को बेचना और इन जमीनों से कहीं और जाना जिनके लिए हमने खून बहाया है, मतलब कि अरतुगरुल साहब के रास्ते को तर्क करना है। और फिर कहते हैं कि इस सूरत हाल में हमें एक और जिरगा बुलाने की जरूरत है। तो हाइमा खातून कहती है कि आर्तुक भाई कैसा जिरगा? तो आर्तुक भाई कहते हैं कि नया सरदार मुंतखब करने के लिए हाइमा खातून। और फिर सरदारों से कहते हैं कि हमने अरतुगरुल साहब के मकसद को जारी रखने के लिए दुंदार साहब की सरदारी को मंजूर किया था, लेकिन उनका इरादा उनके मकसद को छोड़ने का है, तो ऐसी सूरत हाल में उनकी सरदारी अब जायज नहीं है। तो दुंदार ये सुनकर कहता है कि आर्तुक भाई क्या मतलब है आपका? क्या आप अपने सरदार के खिलाफ बगावत करेंगे? तो आर्तुक भाई कहते हैं कि बगावत जो कर रहा है वो सिर्फ आप हैं दुंदार साहब, आप सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरे कबीले के साथ बगावत कर रहे हैं। तो हाइमा खातून कहती है कि समझ लें कि हमने जिरगा बुला लिया, क्या कोई उम्मीदवार है जो दुंदार साहब को ललकारेगा? ये सुनकर सब सरदार एक दूसरे को देखते हैं। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि हाँ है उम्मीदवार, अरतुगरुल साहब के रास्ते पर चलने के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। सब सरदार ये सुनकर खड़े हो जाते हैं। और इधर जंगल में अरतुगरुल साहब मुसलसल सिमको के सिपाहियों की गर्दन उड़ाने में लगे होते हैं। देखते ही देखते काफी सारे सिपाहियों को मार गिराते हैं कि इसी दौरान मानीस अपने सिपाहियों के हमरा वहां आ जाता है। फिर मानीस कहता है कि अरतुगरुल साहब को भागने मत देना। तो अरतुगरुल साहब कहते हैं कि अच्छा तो तुमने मेरा पीछा किया, चलो फिर आ जाओ। उन सब का मुकाबला शुरू हो जाता है। अरतुगरुल साहब तने तनहा उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। बहुत ही कमाल का मुकाबला करते हैं, मगर उनको एक बार फिर से उसी जख्मी जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वो इनसे अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। मानीस और उसके सिपाही भी उनके पीछे चले जाते हैं। और इधर काई कबीले में आर्तुक भाई हक पर खड़े होते हैं। तो दुंदार कहता है कि ठीक है, हम जिरगा बुलाएंगे। और हाइमा खातून कहती है कि अल्लाह करे नीयत अच्छी और फायदेमंद हो, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को कभी ना टूटने दे। तो हलीमा कहती है कि ये हमारे लिए खुशहाली लेकर आए आर्तुक भाई। ये सुनकर दुंदार और हाइमा खातून भी उसको तकते रह जाते हैं। और इधर कराजैसर किले में मारिया तैयार हो रही होती है कि इसी दौरान कमांडर आरिस आ जाता है। तो मारिया उससे कहती है कि आपने इतने सारे तहाइफ दिए, अब इनमें से मेरे लिए इंतखाब करना मुश्किल है। तो आरिस उसे झट से गले से पकड़कर घसीटता हुआ बेड पर फेंक देता है और कहता है कि सिमको ने तुम्हें मुझे क्यों दिया, बताओ, वरना मैं तुम्हें यही मार कर दीवारों से नीचे फेंक दूंगा। और उसके गले पर फंदा लगा देता है। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती सिवाय सिमको के। सिमको के साथ एक बंदा था जिसका नाम एंथियोस था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। तो आरिस उसे एक थप्पड़ मार कर छोड़ देता है, जिससे मारिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो कमांडर भी ये देखकर परेशान हो जाता है और फिर अपने सिपाही को बुलाकर कहता है कि जल्दी से तबीब को बुलाकर लेके आओ, जल्दी। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।